नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। उत्तराखंड बीजेपी में अंदर खाने चल रही नाराजगी पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट ने सफाई दी है। अजय भट्ट का कहना है कि उन्होंने किसी भी विधायक को प्रदेश सरकार की शिकायत के लिए दिल्ली नहीं भेजा है। मीडिया में जो भी खबरें आ रही हैं वो बेबुनियाद हैं। अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी में किसी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं है। वहीं अजय भट्ट ने निर्माण कार्य को लेकर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि बिना आंदोलन के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मसूरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी में चल रही अंतर्कलह पर अजय भट्ट बोले। उन्होंने कहा कि किसी विधायक को शिकायत के लिए दिल्ली मैंने नहीं भेजा। ये बेकार की अफवाहें फैल रही हैं। बीजेपी में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं चल रही। ये न्यूज़ में कोई दम नहीं है, कहीं से कहीं तक फेक न्यूज़ है। कई पोर्टल चला दे रहे हैं, कई मेरी छोटी मोटी पत्रिकाएं चला रहे हैं। एक में तो ये लिख दिया कि अजय भट्ट के कहने पर गए हैं। साला ने कहीं किसी से कुछ बात न चित न कहीं, तो ऐसे चलाते रहते हैं। मुझे बड़ा ताजुब होता है। पत्रकारिता में पत्रकार बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे प्रूफ के साथ कोई बात कहें तो उस पर अच्छी साख बनती है और विश्वसनीयता बनी रहती है। अब मैं अपने काम से कहीं भी जाऊं, कोई कह दे उसके कहने पर आ रहा, कोई जाए तो तीसरा कह दे। कहीं कोई नहीं है ऐसा, न नाराजगी है न कहीं पर है। मुझे तो ये अभी तक सुनील सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, यहाँ पर अजय भट्ट ने खुद इन तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी में कोई अंतकलह नहीं चल रही है। देखिए, ये बात अजय भट्ट ने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया लगातार ये प्रसारित कर रहा है कि कई विधायक नाराज हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने की बात यहाँ पर की जा रही है, उसको पूर्ण विराम यहाँ पर लगाते हुए अजय भट्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बीजेपी पार्टी में किसी प्रकार का कोई अंतर्कलह नहीं है और क्योंकि विधायक को अपनी बात कहने का अधिकार है और थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बीजेपी से अलग हो गए हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा कि कुछ जो न्यूज पोर्टल वाले हैं वो कुछ भी बिना तथ्यों की खबर छाप दे रहे हैं और उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वो तथ्य के साथ खबर छापे, जिससे कि जो पत्रकारिता का विश्वसनीयता है वो बची रहेगी। बिल्कुल सुनील, आप फील्ड पर रहते हैं, क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई बीजेपी में अंतकलह नहीं है? जो बातें अजय भट्ट द्वारा की जा रही है, क्या वाकई उसमें सच्चाई है? देखिए, अगर बीजेपी के अंतर्कलह की बात करी जाए तो कुछ विधायक जरूर मुख्यमंत्री से नाराज है। उनका ये कहना है कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। ऐसे में अभी पीछे विधायक केंद्र के दरवाजे पर भी पहुंचा। उनका कहना था कि जो सड़क निर्माण यहाँ पर हो रही है, ऐसे में वो सड़क कई सालों से पेंडिंग है और लगातार वो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए, परंतु अधिकारी इसमें सुनने को तैयार नहीं है। और इस बात को भी अजय भट्ट ने स्वीकारा है कि जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद भी हिलाहवाली कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी से भी आग्रह किया है कि वो सरकार की साख को ताक पे ना रखें और जो भी निर्देश यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा विधायक या सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं उस निर्देशों का वो पालन करे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी में चल रही अंतकलह की अफवाहों पर यहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हुए अजय भट्ट ने साफ कहा कि ये सारी जो अफवाहें हैं इन पर मैं विराम लगाता हूं, ये तमाम अफवाहें ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी में कोई अंतकलह नहीं चल रही है और किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, कोई नाराजगी नहीं चल रही। तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जमीन तलाशने में जुटी हुई है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़े जा सके। इसी को लेकर पार्टी राज्य में संगठन विस्तार में जुट गई है। पौड़ी के चमोली गैंड में समाज सेवी दिग्मोहन नेगी आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। आपको बता दें कि कई कांग्रेस और बीजेपी नेता भी दिग्मोहन नेगी के संपर्क में हैं, जो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड में संगठन मजबूत कर रही है आम आदमी पार्टी। और आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता दिग्मोहन नेगी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकती है। बीजेपी कांग्रेस के कई नेता भी दिग्मोहन नेगी के संपर्क में हैं। तो आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करते हुए अब
लगातार लोगों को अपने संपर्क में ले रही है। उत्तराखंड में संगठन मजबूत कर रही है आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता दिग्मोहन नेगी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ बीजेपी कांग्रेस के कई नेता भी दिग्मोहन नेगी के संपर्क में हैं। तो पिछले जैसे मैंने कहा 20 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए, और दोनों ही दलों ने अपना बारी बारी राज करा। लेकिन जिस उद्देश्य से राज्य आंदोलन लड़ा गया कि विशुद्ध पहाड़ी राज्य होगा, राज्य की राजधानी गैरसैंण होगी, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर अच्छे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय छोटे छोटे व्यापारियों को रोज़गार का अवसर मिलेगा, साथ ही साथ अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की सब पर्वतवासियों ने कामना करी थी। लेकिन इसके ठीक उलट अगर मैं कहूँ तो उन मैदानी जिलों का विकास हुआ जिसमें से नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून है। सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार, और खासकर चौबट्टा खाल विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरा नमस्कार। मैं भास्कर द्विवेदी संगलाकोटी में रहता हूं और वर्षों से सामाजिक चेतना और जन जागरण के लिए काम कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 का चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार तय कर रही है। भाजपा कांग्रेस के शासनकाल को देखते हुए मेरे व्यक्तिगत नज़रिए से तो मुझे भी इनकी कोई नीतियाँ ऐसी नहीं लगी कि जो खासकर पहाड़ों के हित में हो और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई अच्छा सा मॉडल तैयार। तो भगवान सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर। भगवान सिंह, यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन जो है मजबूत करने में लगी हुई है, अब लगातार लोगों के संपर्क में आ रही है। इसी कड़ी में आप दिग्मोहन सिंह जो है, दिग्मोहन नेगी, उनको भी संपर्क साधा है आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं दिग्मोहन सिंह नेगी के बारे में। दिग्मोहन सिंह नेगी एक बहुत ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के भी काफी क्लोज माने जाते थे, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के ये जहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उसी क्षेत्र के दिग्मोहन सिंह नेगी है, और सतपाल महाराज के भी क्षेत्र के वही के है। और दिग्मोहन नेगी का अगर जो आंकड़ा देखा जाए तो एक समाज सेवक का है, और उनका हंस फोनिसन जो भोले महाराज माता मंगले का बिल्कुल करीबी माना जाता है। तो मैं जहां तक हमारा प्राइम न्यूज आपको एक्चुअली तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि प्राइम न्यूज ने जब उनके दिग्मोहन नेगी से जो सबसे पहले जो बता दिया है कि 4 तारीख को दिग्मोहन नेगी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और दिग्मोहन नेगी के साथ तमाम कई कांग्रेसी नेता और तमाम कई भाजपा नेता भी उनके संपर्क में हैं। और दिग्मोहन नेगी को एक माना जाता है इस क्षेत्र का, एक कहा जब वहां पे ग्रामीणों से पूछा गया, उनका कहना है हमें ऐसा नेता चाहिए जो दिग्मोहन नेगी जिस क्षेत्र में यहीं पर रहता है, और ये नहीं हो कि जैसे कि सतपाल महाराज जी ने अपना विधानसभा में मकान तो बना रखा है लेकिन रहते देहरादून में है। उनका कहना साफ यही है कि क्षेत्र की प्रतिनिधि अगर ना आम आदमी पार्टी अगर दिग्मोहन नेगी को विधायक का के दावेदार मानती है तो इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी फायदा होगा, और आम आदमी को फायदा इस कारण से होगा कि हंस फोनिसन का जो एक मैसेज धारा है कि स्वास्थ्य महकमा से इनका विशेष ध्यान देता है। कहीं ना कहीं इस चीज पर आम आदमी अगर सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो एक आम आदमी पार्टी को हंस फोनिसन का बिल्कुल बड़ा सहयोग मिलेगा। और क्योंकि माता मंगला का विशेष ध्यान स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देता है, तो वही चीज करके कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे हंस फोनिसन को साथ में लेके तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी मिलेगा, क्योंकि क्षेत्र की माता मंगला काफी सचेत है इस चीजों में। और दिग्मोहन नेगी की बात करें तो दिग्मोहन नेगी भी काफी एक इस क्षेत्र के एक अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, और एक समाज सेवक भी है, उनका अच्छा इस क्षेत्र में रहता है। स्थानीय लोग उनसे काफी खुशी रहती है कि अगर दिग्मोहन नेगी चाहे निर्दलीय लड़े चाहे आप, लेकिन अब साफ तस्वीर आपको कल पूरा उसका जो एक विधि है वो आम आदमी पार्टी के शामिल मोनिका हो जाएंगे। बिल्कुल भगवान सिंह, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। प्राइम न्यूज से बात करते वक्त यहाँ पर दिग्मोहन सिंह नेगी ने साफ तौर पर कहा कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। 4 तारीख को उन्होंने बताया कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। उनके साथ ही कई ऐसे नेता भी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो क्या उन नेताओं का, उन कार्यकर्ताओं का खुलासा हो पाया, उनसे आपकी बातचीत हो पाई?
बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि कल 4 तारीख को आपको प्राइम न्यूज एक्चुअली तस्वीरें दिखाएगा दर्शकों को अपना, कि यहाँ पे जो बीजेपी के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के है, वो जी। दिग्मोहन नेगी के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। और प्राइम न्यूज आपको एक्चुअली तस्वीरें भी दिखाएगा कि कौन नेता भाजपा के और कांग्रेस के आम आदमी पार्टी में दिग्मोहन नेगी जी के साथ शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भगवान सिंह तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर दिग्मोहन सिंह नेगी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के कई नेता भी दिग्मोहन सिंह नेगी के संपर्क में हैं। 4 तारीख को अब आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। दिग्मोहन सिंह समाज सेवक हैं और अच्छी पैठ रखते हैं इलाके में अपनी, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने उनको चुना है और 4 तारीख को आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। और माना यह जा रहा है कि कई ऐसे कांग्रेस और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहीं कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट कल खुलेंगे, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अब शुरू हुआ। बड़ी खबर, कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गोविंद घाट से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था। हेमकुंड साहिब में कोरोना के नियमों का पालन होगा, जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव उसी को मिलेगा प्रवेश। सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब। लगातार इसकी मांग की जा रही थी और लगातार इंतजार कर रहे थे श्रद्धालु के कब हेमकुंड साहिब के कपाट जो है वो खोलेंगे। उनके लिए खुशखबरी, आपको बता दें कि कल खोलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, पहला जत्था निकल चुका है, गोविंद घाट से रवाना हो चुका है श्रद्धालुओं का पहला जत्था। हेमकुंड साहिब में कोरोना के नियमों का भी पालन होगा। आपको बता दें कि जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसी को प्रवेश मिलेगा। सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहला जत्था निकल चुका है हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोविंद घाट की तस्वीरें जहां से रवाना हो चुका है श्रद्धालुओं का जत्था। हेमकुंड साहिब में कोरोना के नियमों का पालन होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसी को मिलेगा प्रवेश। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। संजय कुंवर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संजय, कपाट कल से खुलेंगे हेमकुंड साहिब की और श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो रवाना हो चुका है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि जो सिखों का पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब, ये कल जो है 10 बजे इसके कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। काफी लंबे समय के बाद खुल रहे हैं, लेकिन खुल रहे हैं यहाँ के कपाट। आज सुबह जो है गोविंद घाट गुरुद्वारे से सुबह अरदास कीर्तन और सुखमनी साहिब के पाठ के बाद जो है पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को पंच प्यारों की अगुवाई में जो पहला जत्था है, दिल्ली से 48 लोग आए हुए थे, उनका पहला जत्था गोविंद धाम घांगरिया के लिए रवाना हो चुका है। कल प्रातः काल में ये जत्था गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब के लिए चलेगा और 10 बजे जो है हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल जो है श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर संजय, क्या आपने श्रद्धालु से बातचीत की, क्योंकि काफी समय से मांग की जा रही थी और यहाँ पर श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे कि कब हेमकुंड साहिब के कपाट जो है वो खोले जाएंगे। आप फील्ड पे रहते हैं, क्या कुछ कैसी प्रतिक्रिया श्रद्धालुओं के बीच से आ रही है? जी बिल्कुल, हमारी कुछ सिख श्रद्धालुओं से बात हुई थी। हालांकि कल से ही जो श्रद्धालुओं का आना यहाँ पे शुरू हो गया है। कम से कम 150 श्रद्धालु अभी भी गोविंद घाट और घांगरिया के बीच में है और प्रशासन ने 200 श्रद्धालु प्रतिदिन की आवाजाही की जो दी हुई है, अथॉरिटी दी हुई है कि 200 श्रद्धालु जो है एक दिन में हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सके। मेरी कई श्रद्धालुओं से बात, तो सबका कहना यही है कि देर से ही सही कोरोना संकट के बीच उन्हें बाबा गोविंद धाम के दर्शन हो रहे हैं। इतना उनके लिए बहुत कुछ है और वो देश की खुशहाली और उसके लिए पहली अरदास, जो सीजन की पहली अरदास में मत्था टेकेंगे, देश की खुशहाली अमन चैन की दुआ करेंगे। जी बिल्कुल संजय, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, तो ऐसे में एहतियातन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, किस तरह के प्रोटोकॉल्स के वहां पर तैयार किए गए? जी बिल्कुल, कोविड-19 के जितने भी नियम जो है लागू हैं वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से मेरी बात हुई थी और जो जिला स्तरीय अधिकारी उनसे भी बात हुई थी और काफी तादाद में पुलिस फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है और सबके लिए सामाजिक दूरी भी जरूर है और
10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको जो है फिलहाल यात्रा में आने के लिए मनाही किया गया है। और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से पूरे हिदायत दी गई है श्रद्धालुओं को कि कोविड-19 के हर एक नियम का जो है यहाँ पर पालन किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए संजय। तो हेमकुंड साहिब के कपाट अब खोल दिए गए हैं। कल से हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी उसी को मिलेगा प्रवेश। सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट कल से खुलेंगे और श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो चुका है जो कल करेगा दर्शन। वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार का बड़ा फैसला। सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 हफ्ते के लिए बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। कई कर्मचारियों के संक्रमित होने पर यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिल्कुल, लगातार सचिवालय प्रशासन की ओर से ये मांग भी की जा रही थी और लगातार कई विभागों में लगभग आधा दर्जन से ऊपर कई विभागों में कई कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे, जिसके कारण कई विभाग सील भी किए गए थे। वहीं कल अन्य विभागों में भी कोरोना की तमाम कर्मचारियों में पुष्टि हुई, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर सचिवालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि अब अन्य बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पत्रकारों को लेकर के भी जो गाइडलाइन है उसमें कुछ समय के लिए और कुछ पत्रकारों के लिए वहां पर छूट दी गई है प्रिंट मीडिया से संबंधित। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अभी मीडिया सेंटर से समाचार संकलित करने के निर्देश दिए गए हैं, वो भी शाम के 3 से लेकर के 5 के बीच में। तो वहीं आपको बता दें कि अन्य कर्मचारियों का जो कोविड टेस्ट कराने के लिए भी सचिवालय प्रशासन ने सीएमओ देहरादून को निर्देशित किया है कि एंटीजन टेस्ट सभी कर्मचारियों को कराया जाए, जिसके लिए किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के ओएमटी से लेकर के सुरक्षा गार्ड से लेकर के तमाम जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले जो नेता हैं वो तमाम लोग जो है अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास में तक इसकी दस्तक पहुंच चुकी है। वहीं सचिवालय के कई विभाग इस वजह से इसकी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इन तमाम और इसके अलावा अन्य कई सरकारी विभाग भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अभी तक पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस विभाग में भी तमाम कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अभी 50% लोगों को राहत मिली है, वो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन 25% अभी भी पुलिस विभाग में अब वापस ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। पवन, बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है, ये प्रतिबंध कब तक हटेगा, क्या कुछ जानकारी? लगभग अभी 1 सप्ताह के लिए सचिवालय प्रशासन की ओर से सचिवालय को पूरी तरह से बाहरी लोगों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन उसके बाद में जैसी ही स्थिति होगी वो स्थिति के अनुसार प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पवन। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार का ये बड़ा फैसला, सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। तो वहीं डोईवाला में हर साल की तरह इस साल सितंबर में पोषण माह का आयोजन किया गया। अब परियोजना अधिकारी ने बताया कि 1000 सुनहरे दिन और इसी के साथ एनीमिया से बचाव, दस्त नियंत्रण, स्वच्छता और साफ सफाई के माध्यम से उत्तराखंड के हर घर तक पोषण की दस्तक इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना से जुड़ी तमाम आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं डोईवाला ब्लॉक प्रमुख भगवान पोखरियाल, नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मानवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो डोईवाला में पोषण माह का आयोजन किया गया। हर घर तक पोषण की दस्तक कार्यक्रम का उद्देश्य था।
बाल विकास योजना से जुड़े लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं जंगलों की संपदा को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की योजना बना रही है। मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस वन अधिकारियों को लेकर 8 सितंबर से आंदोलन करेगी, जिसकी शुरुआत हरिद्वार से होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के जरिए प्रदेश के वनों पर कब्जा कर वन संपदा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसके बदले प्रदेशवासियों को कुछ नहीं दिया जा रहा। तो मसूरी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वन संपदा को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से वन कर्मियों के साथ आंदोलन करेगी कांग्रेस। 8 सितंबर से हरिद्वार से होगी शुरुआत। साथ में हम 8 तारीख से, क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे, हमारे पितृ देवता हैं और ये पितृपक्ष आज से शुरू हो रहा है। तो 8 तारीख को हम हरिद्वार से, जहाँ पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कि यहाँ के लोगों को उनके जो वनाधिकार थे वो उनको मिल सके, उनको, हमारे बच्चों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिल सके। हमारी वनों पर आपने कब्जा कर लिया, लकड़ी पर कब्जा कर लिया, एक गैस सिलेंडर निःशुल्क मिले, बिजली और पानी के बिल ना आए, तो हम वहाँ पर बिजली और पानी के बिलों को जलाएंगे, धरने पर बैठेंगे और उसके बाद तर्पण करेंगे उन बिलों का जो है। तो ऋषिकेश के यमकेश्वर प्रखंड के सिरासू गांव में पूर्व सैनिक बीबी सिंह राणा ने ग्राम प्रधान प्रीतम सिंह राणा पर विकास कार्यों के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया है। पूर्व सैनिक ने कहा कि ग्राम प्रधान ने पंचायत भवन की 4 दीवारी बनाने के नाम पर 1 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए, लेकिन अभी तक दीवार का निर्माण नहीं कराया गया, जिससे पहाड़ियों पर हो रहे भूस्खलन के चलते पंचायत भवन में खिड़कियों से मिट्टी आ रही है। वहीं पूर्व सैनिक के आरोपों पर प्रधान प्रीतम सिंह का कहना है कि गांव के कई मामलों की 3 बार जांच हो चुकी है, लेकिन किसी भी घोटाले की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऋषिकेश से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सैनिक ने ग्राम प्रधान पर घोटाले का आरोप लगाया है। पंचायत की दीवार के नाम पर पैसा हड़पने का आरोप लगा है। ग्राम प्रधान ने पूर्व सैनिक के आरोपों को खारिज किया। आरोप सही साबित होने पर जांच में सहयोग की बात भी कही है। एक ग्राम पंचायत में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो बिल्कुल जो है कि उनमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत लेवल से लेकर के जो अधिकारी हैं उनकी तक मिली भगत है। यहाँ पर जो है कि धरातल पे पंचायत भवन की 4 दीवारी गायब है। 4 दीवारी प्लान में है, लेकिन प्लान में जो है 4 दीवारी ग्राउंड में नहीं बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 0 टॉलरेंस की बात करते करते थक गए, लेकिन ये लोग जो है कि उनके नीचे यहाँ पर घपला कर करके भ्रष्टाचार कर करके थक गए और ग्राम पंचायत का विकास इस हालतों से कैसे होगा। प्रीतम सिंह राणा वर्तमान ग्राम पंचायत सिरासू में प्रधान के पद पे हूँ और अभी जो हमारे यहाँ सिरासू गाँव बहुत ही चर्चे में है। चर्चे का विषय है कि यहाँ पे घोटाले हुए हैं। सभी लोगों ने न्यूज़ों में देखा होगा, लेकिन क्या है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तो आप गांव को बदनाम कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। तो मैंने उनको यही बोला कि अभी तक आप सब लोग जांच रिपोर्ट का इंतज़ार करिए और फिर साबित अगर होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर हम सहयोग करेंगे, जो भी हमसे होगा। तो वहीं जोशीमठ के औली में रज्जू मार्ग प्रबंधन को बड़ी सफलता मिली है, जहां उन्होंने एशिया की सबसे ऊंची चोटी पर रोप वे का रेस्क्यू मॉल ड्रिल किया है। किसी भी परिस्थिति में केबल तार के जरिए पर्यटकों को सेफ्टी से उतारने की मॉक ड्रिल समाप्त हो गई है। रोप वे सूत्रों की माने तो किसी भी तरह की तकनीकी खराबी आने पर केबिन में फंसे सभी टूरिस्टों को सेफ्टी से नीचे उतारा जा सकता है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ में, जहां पर ओली में मार्ग प्रबंधन ने सफल मॉक ड्रिल किया। किसी भी स्थिति में
पर्यटकों को नीचे उतारा जा सकता है।